वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त में स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से बता दो, अब मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया? तो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसे स्टार्ट करते हैं। ये आज का कुछ नया टॉपिक है। एक बार जल्दी से बता दो, मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है क्या? अगर क्लियर हो तो फिर आगे चलते हैं। अब तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। एक बार सभी थम कर दो, एक बार सभी थम कर दो। तो हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था यूनिट थर्ड का नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में आज बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। आप एक बार सभी थम कर दो अपनी तरफ से भैया, कि क्या मेरी वॉइस और डिस्प्ले अब क्लियर है एकदम? और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया आज का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भी सभी एक बार। देखो भाई, एक साइंटिस्ट थे बैकुलर नाम के। 1896 में एक साइंटिस्ट थे बैकुलर नाम के। उन्होंने देखा कि यूरेनियम के आइसोटोप्स में से कुछ ऐसी दृश्य प्रकाश निकल रहा है, विजिबल लाइट निकल रही है, जो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रही है, इफेक्टेड कर रही है। और और भी बहुत सारी चीजें, यानी कि गैस को आयनाइज्ड कर रही है। तो ऐसी सारी चीजों को क्या बोला गया, उन्हें जो बोला गया उस समय पे, उसे बोला गया भैया बैकुरल रे बोला गया, या फिर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी रे बोला गया। ठीक है। तो ऐसे एक साइंटिस्ट थे 1896 में बैकुरल। तो उन्होंने क्या करा था, यूरेनियम को लेकर, यूरेनियम के आइसोटोप्स में से एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा विजिबल लाइट निकल रही है चारों तरफ। वे क्या कर रही है, वे विजिबल लाइट जो है फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड कर रही है। ठीक है भाई। तो आपको को मैं एक डायग्राम की हेल्प से इसकी कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। एक साइंटिस्ट थे बैकुरल नाम के, बैकुरल, बैकुरल नाम के। उन्होंने देखा, कौन सी डेट की बात है ये, 1896 की बात है। ठीक है भैया। उन्होंने देखा कि एक यूरेनियम के आइसोटोप्स में से, यूरेनियम के आइसोटोप्स में से, यूरेनियम के आइसोटोप्स में से, यूरेनियम के समस्थानिक में से, यूरेनियम के समस्थानिक में से कुछ रे बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है भैया? कुछ रे बाहर निकल रही है। ठीक है। इन रे को क्या बोला गया, इन रे को बोला गया उस समय पे बैकुरल रे। क्या बोला गया भैया? बैकुरल रे, या फिर रेडियो एक्टिव रे, रेडियो एक्टिव रे। काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भैया इस टॉपिक से आपके, बैकुरल रे या फिर रेडियो एक्टिव रे। ठीक है। मैं आपसे बता दूं, ये वाली यूनिट कब खत्म होगी? हो जाएगी बहुत जल्द, बेफिक्र रहो। अगले 2 से 3 दिनों में ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है भैया, बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। ठीक है। अगर मैं आपसे कह लगूं 1896 में बैकुरल ने क्या देखा कि यूरेनियम में से क्या निकल रही थी, विजिबल लाइट निकल रही थी, और वे क्या कर रहे थे भैया, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड कर रही थी। उन रे को क्या बोला गया भैया उस समय पे? बैकुरल रे या फिर रेडियो एक्टिव रे। ठीक है भैया। और इस पूरे फिनोमेना को बोला गया भैया रेडियो एक्टिविटी। ठीक है भाई, इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला गया? रेडियो एक्टिविटी। अब बाद में जब इनकी स्टडी होगी, यूरेनियम के बाद में और सारी चीजों की स्टडी होगी, तो पता चला भैया यूरेनियम के साथ साथ थोरियम, पोलोनियम, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की चीजें भी अपने अंदर से इस प्रकार की लाइट निकालती हैं, इस प्रकार की रे निकालती है, जो अपने आप ही निकलती थी है। तो ऐसी रे को क्या बोला गया, मतलब आप सभी को पता चल गया होगा कि
रेडियो एक्टिव रे या बैकग्राउंड रे बोला गया। लेकिन इनके 2 साल बाद यानी कि 1898 में दो व्यक्ति थे, जैसे कि आप सभी को पता है, मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी। इन्होंने क्या काम करा, 30 टन, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, 30 टन पिथ, एक नाम होता है पिथ ब्लेंड, तो पिथ ब्लेंड को लेने के बाद में, ठीक है, कहीं कहीं उसे पिच ब्लेंड बोला जाता है, उसमें से यानी कि कितने में से 300 टन पिथ ब्लेंड में से 2 मिलीग्राम रेडियन निकाला। क्या निकाला भैया, 2 मिलीग्राम रेडियन निकाला। और उन्होंने बताया कि भैया जो ये हमने रेडियम निकाला है 2 ग्राम 2 मिलीग्राम, ये जो है यूरेनियम से भी 1 लाख गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव है। 1 लाख से भी ज्यादा होगा, 10 लाख के आसपास में। यानी कि जितनी तेजी से मान लो यूरेनियम में 1.1 यूनिट की वजह से, मान लो 1 यूनिट की उससे वो निकल रही होगी रे, तो रेडियम में से 1 लाख गुना तेजी से निकल रही होंगी ये रे। तो बाद में मैडम मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी को इसमें क्या मिला, अवार्ड दिया गया, और अवार्ड था वो नोबेल पुरस्कार। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी साइंटिस्ट के लिए, कि उन्हें, अच्छा एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको, जो ये थी मैडम क्यूरी, इन्हें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एकमात्र ऐसी महिला है रही है ये, जिन्हें मतलब दोनों में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हम एक डायग्राम और एक सारी छोटे छोटे पॉइंटों की हेल्प से इन्हें चीजों को समझते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इसमें से बनते हैं। तो ये थी इसकी ओरल थ्योरी, इंट्रोडक्शन थ्योरी। अब मैं आपको इसकी रिटर्न थ्योरी के बारे में बताता हूँ कि भैया 1896 में बैकरल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने क्या देखा कि यूरेनियम के आइसोटॉप्स में से कुछ रे निकल ली है। उन रे को क्या बोला गया, बैकरल रे, और या इन्हें बोला गया रेडियो एक्टिव रे। और इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला गया भैया, इस पूरे फिनोमेना को बोला गया रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, इस फुल प्रोसेस को क्या बोला गया, इस फुल प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी। जल्दी से बताओ यहाँ तक कि आप सभी को समझ में आ गया या ना आया, जल्दी से। फिर आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है भैया। एक बार सभी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं भैया। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ थे, तो वे देखते हैं भैया हम, ठीक है भाई। एक बार सभी थंब कर दो। तो ऐसे ऐसे कुछ जो पदार्थ थे, एग्जाम्पल किस किस में ऐसा होता था, ठीक है भैया। तो यूरेनियम, यूरेनियम होता है एक, तो एक पोलोनियम में होता था ऐसा, पोलोनियम में, ठीक है भैया। और एक एक्टिनियम में भी होता है, एक्टिनियम में भी होता है, ठीक है। और एक हमारा थ्योरम में भी होता है, थ्योरम में भी होता है, थ्योरम, ठीक है भैया। ये सभी कैसे हैं हमारे, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये कैसे हैं सभी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब इसके बाद, इसके 2 साल बाद ही, इसके 2 साल बाद ही, यानी कि 1898 में एक साइंटिस्ट आई, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड थे, इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी। इन्होंने क्या काम करा, ध्यान दियो भाई, ठीक है भाई। ऐसा कह सकते हैं क्यूरी कपल, ठीक है भाई। इन दोनों ने क्या काम करा, इन दोनों ने क्या काम करा, एक पिथ ब्लेंड नाम से एक चीज होती है, उसे आप पिच ब्लेंड भी कह सकते हो। और कितने टन लिया आपको बता दूं, 30 टन, बहुत ज्यादा चीज होती है ये। 30 टन पिथ ब्लेंड लेने के बाद में, कहीं कहीं ये पिथ ब्लेंड लिखा हुआ मिलेगा आपको, पिथ ब्लेंड, और कहीं कहीं ये आपको पिच ब्लेंड, ब्लेंड मिलेगा।
तो 30 टन पिच ब्लेंड में से इन्होंने क्या निकाला भैया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, टन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, केवल 2 मिलीग्राम, केवल 2 मिलीग्राम रेडियम निकाला, 2 मिलीग्राम रेडियम निकाला। ठीक है भैया, क्या निकाला भैया, रेडियम निकाला। इस टॉपिक की हेडिंग क्या है भैया, इस टॉपिक की हेडिंग है रेडियो एक्टिविटी। क्या है भैया, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत, शुरुआत में लिखा तो था, एक बार देख लो, देखो क्या लिखा हुआ है, टॉपिक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, ठीक है। तो यूरेनियम, पोलोनियम और एक्टिनियम और थ्योरियम ये कैसे थे, हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे। तो 1898 में मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी आए, उन्होंने पिच ब्लेंड में 300 वो 30 टन पिच ब्लेंड में से केवल कितना, 2 मिलीग्राम रेडियम निकाला। और ये 2 मिलीग्राम रेडियन निकाला, तो इसी वजह से उन्होंने बताया कि भैया जो ये रेडियन होता है, ये यूरेनियम के मुकाबले कितने, 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई, यानी कि 1 लाख गुना कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव कंपेयर, मोर रिएक्टिव, या आप ऐसे कह सकते हो, मोर मोर रेडियो एक्टिव, मोर रेडियो एक्टिव कंपेयर टू, कंपेयर टू यूरेनियम। कितने, अगर आप सब कोई पूछने लगा कितने गुना, तो 1 लाख गुना ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है रेडियम। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें जो है मैडम क्यूरी को, इसी वजह से मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज दिया गया इसी के ऊपर। ठीक है भैया, जब उन्होंने पिच ब्लेंड 30 टन, 30 टन बहुत ज्यादा होता है भैया, 30 टन पिच ब्लेंड में से केवल कितना, 2 मिलीग्राम रेडियम निकाला। और उन्होंने बताया कि भैया जो ये रेडियम है, यूरेनियम के मुकाबले 1 लाख गुना ज्यादा मोर रेडियो एक्टिव है। तो इसी वजह से इस कपल को क्या दिया गया भैया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और इस, अब देखो, इससे पहले जो अपने आप अपने अंदर से किसी भी रे को बाहर निकाल लेते, तो उसे तो हमने बोल दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इस काम को करा, और इसको बहुत अच्छा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये पिच ब्लेंड होता है, ये एक तरीके से सड़कों पे बिछने वाला कोल तार टाइप का होता है। कैसा होता है, कोल तार टाइप का, आप सभी को अच्छे तरीके से पता लग गया होगा, जिसे आप बचपन में तारकोल कह भी कहते होगे। क्या कहते होगे भैया, तारकोल। कोल तार नाम का काला काला सा होता है जो सड़क पे बिछता है, कुछ इस तरीके से 300 टन था ये, और उसमें से इन्होंने कुछ रिएक्शन करा करा कर 200 मिलीग्राम, इतना, वो 2 मिलीग्राम बहुत कम रेडियन निकाला इसमें से। तो इस वजह से इतनी बड़ी उपलब्धि होने की वजह से इन्हें क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार। और इस पूरे फिनोमेना को पता है, इस वाले फिनोमेना को जो ये मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी ने करा, इसे बोलते हैं एक तरीके से आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी कि कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। समझ में आ गई होगी आप सभी को, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना, एक बार सभी थंब कर दो भैया, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ तक का नोट कर लो सभी। तो एक बार यहाँ पे ये सही आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, एक्टिनियम है भैया ये, ACT कर लो आप यहाँ पे, एक्टिनियम।
ठीक है, कोई दिक्कत समस्या ना, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहने लगूं अगर मैं आपसे कहने लगूं ये किस प्रकार से चीजें रहती होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि भैया, मान लो सपोज करो आपने कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, मान लो, चलो मैं ऐसे मान के चलता हूँ, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है। ठीक है भैया, ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है भैया, हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है भाई, इसमें से क्या हो रहा है, तीन तरीके की रे निकलती है। जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप ही रे को बाहर निकालता है, स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस होता है, तो तीन तरीके की रे निकलती है। एक तो बिल्कुल सीधी जाती है, एक थोड़ा सा क्या होती है, डाइवर्ट होती है इस तरीके से, और एक इस तरीके से डाइवर्ट होती है। ठीक है भैया, तीन तरीके की रे हमें निकलती है, और ये सब प्रोसेस अभी फिलहाल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलो मैं इधर क्या देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये सभी प्रोसेस किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे क्या लगूं, इधरली साइड में मैंने एक प्लेट लगा दी, इस पे कैसा चार्ज है, मान लो इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, ये प्लेट है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है। और इधरली साइड में एक प्लेट लगा दी, इस पे कैसा चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहा हूँ, और एक बिल्कुल सीधी होकर निकल जा रही है। आप एक बात बताओ, उसने बैकुरल ने क्या देखा, उन्होंने बताया कि भैया एक बात बताओ, ये वाली नेगेटिव प्लेट यहाँ पे लगी हुई है, कैसी है, ये नेगेटिव, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव प्लेट है ये, नेगेटिव प्लेट है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली कौन सी प्लेट है भैया, पॉजिटिव प्लेट। कौन सी प्लेट है यो, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट है भैया। ठीक है, तो एक बात बताओ, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो कि भैया ये वाली जो नेगेटिव प्लेट की तरफ ना कोई भी चीज आई होगी, तो इसका मतलब है ये वाली रे कैसी रही होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ कंक्लूजन थे। ठीक है, कुछ चीजें यानी कि टुवार्ड द नेगेटिव प्लेट, यानी कि कुछ रे आई, वे कुछ नेगेटिव प्लेट की तरफ ना गई। ठीक है, तो ऐसी रे को क्या क्या बोला गया, फर्स्ट कंक्लूजन था, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ ना आई, यानी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ ना चली, यानी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, तरफ हुई, तो ऐसी प्लेट पे जरूर कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो ऐसी प्लेट पे इस वजह से जो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, इन पे कैसा चार्ज, इन्हें क्या होगा, कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव, और इन्हें क्या कह दिया मैंने, अल्फा। जो बिल्कुल सीधी निकल गई। भाई एक बात बताओ, ना है तो वो नेगेटिव की तरफ ना अट्रैक्ट हुई होगी, ना पॉजिटिव की, तो ऐसी वाली होगी गामा, क्योंकि इन पर न्यूट्रल चार्ज होता है। और जो जो इधर पॉजिटिव की तरफ ना आ गई, तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि उस वाली चीज पे कैसा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव। और इसी वजह से इसे कैसे कहा गया, बीटा रे। ठीक है, तो जो नेगेटिव प्लेट की तरफ ना आई, ऐसे वाली प्लेट को क्या, ऐसे वाले रे को क्या बोला गया, ऐसे वाली रे को क्या बोला गया, उन्हें बोला गया अल्फा रे, अल्फा रे। पहला कंक्लूजन ये था। दूसरा कंक्लूजन, टुवार्ड द टुवार्ड द पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ना आई, टुवार्ड द पॉजिटिव प्लेट, तो यानी कि प्लस प्लेट की तरफ आकर्षित हुई। तो ऐसे रे को क्या बोला गया होगा भैया, ऐसे रे को बोला गया होगा भैया बीटा रे। ठीक है भैया, और तीसरा कंक्लूजन ये है, ठीक है, जो नो डिफ्लेक्टेड हुई होगी, किसी की तरफ विक्षेपित ना हुई होगी, नो डिफ्लेक्टेड, नो डिफ्लेक्टेड। ठीक है भैया, यानी कि अविक्षेपित, अविक्षेपित। तो ऐसी रे को क्या बोला गया होगा भैया, ऐसी रे को बोला गया होगा कौन सी, गामा रे। क्या बोला होगा,
गामा रे। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? एक बार सभी थंब कर दो भैया, सभी। आप सभी के एक बार यस लिख दो, यहाँ तक का नोट करने के बाद नोटेड लिख दो एक बार सभी स्टूडेंट, कि यहाँ तक कि हमारे काम कंप्लीट हो गया भैया। यस लिख दो एक बार सभी। बहुत बढ़िया। एक बार सभी यहाँ तक का नोट कर लो भैया, और सभी बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना आए किसी को भी? जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? एक बार नो प्रॉब्लम लिख दो भैया। फिर आगे चलते हैं और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, एक चीज और बता दूं, बार बार इसे बताने की जरूरत ना रहे, चाहे ये वाला प्रोसेस आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देख लो, चाहे ये वाला प्रोसेस आप मैग्नेटिक फील्ड में देख लो, ये सेम ऐसे ही रिएक्ट करता है। कैसे करता है? सेम के सेम ऐसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है भैया। तो अब हम इस सारे फिनोमेना के आधार पर कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात तो हमें पक्की पता लगी कि भैया इसमें से अल्फा, बीटा और गामा रे, तीनों तरीके की रे मिलती है। अब ये तीनों तरीके की जो रे होती है, सर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक ब्लैक आ रहा। सभी एक बार जल्दी से बताओ, क्या सभी को कोई दिक्कत समस्या हो रही है? क्लियर है ना सब? एक बार एप्लीकेशन को हटाकर दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। अगर ये कुछ इस प्रकार से चीजें रही, तो हमें ये बात पता लगती है कि भैया यहाँ से हमें दो तीन प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। अगर मैं सबसे पहले इन जो ये अल्फा बीटा गामा हुई है, पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके बनने की प्रबल संभावनाएं रहती है भैया। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे। चलो एक काम करते हैं, सभी का एक साथ लेते हैं, सभी की ले लेते हैं। ठीक है भैया, सभी की एक साथ प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है। एक बड़ी हेडिंग लिखो, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रे। अल्फा, बीटा एंड गामा रे। ठीक है। तो जल्दी से एक साइड में तो सभी स्टूडेंट लिखेंगे भैया अल्फा रे की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे देखेंगे भैया बीटा रे की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे देखेंगे भैया गामा रे की प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखेंगे गामा रे की प्रॉपर्टी। ठीक है भैया। कुछ इस प्रकार से इनकी तीनों की प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से देखते हैं भैया। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया चार्ज के पहले पहले सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, आवेश कैसा होता है। ठीक है भैया, आवेश कैसा होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ अल्फा पे कैसा आवेश होता है। तो आप सभी क्या हो गए भैया, अल्फा पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। बीटा पे कैसा चार्ज होता है? आप क्या हो गए, नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है भैया? नेगेटिव। ठीक है। और गामा पे कैसा चार्ज होता है? आप क्या हो गए, न्यूट्रल। क्या कहोगे आप? न्यूट्रल। ठीक है भैया। यानी कि इस पे होता है हमारा धनावेशित। ठीक है भैया, इस पे होता है हमारा ऋणावेशित। ठीक है भाई। और इस पे कैसा होता है हमारा उदासीन। पहली प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है भैया।
पहली प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भैया ये डिफ्लेक्टेड किसकी तरफ ना होगी, डिफ्लेक्शन किसकी तरफ ना होगा, क्या विक्षेपण होगा इनका? ठीक है, ये चीज देखते हैं एक बार। ठीक है, विक्षेपण देखते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, पॉजिटिव वाली चीज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो पॉजिटिव वाली नेगेटिव की तरफ ना अट्रैक्ट होगी। तो डिफ्लेक्टेड बाई डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड होगी, या डिफ्लेक्शन लिख दूं मैं, भैया डिफ्लेक्शन होता है, ऐसे लिख देता हूं, टुवार्ड द नेगेटिव प्लेट, टुवार्ड द नेगेटिव प्लेट। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी डिफ्लेक्शन होता है। कोई पूछने लगा क्या इसमें भी डिफ्लेक्शन होता है? जरूर होता है। किसकी तरफ ना होता है? टुवार्ड द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, क्या इसमें डिफ्लेक्शन होता है? आप कहोगे नो डिफ्लेक्शन। क्या कहोगे आप? नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि किसी की तरफ भी यानी कि अविक्षेपित कह सकते हो, किसी की तरफ ने भी ये डाइवर्ट नहीं होती। ठीक है, जल्दी से बताओ, दोनों प्रॉपर्टी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है वाली? जल्दी से बताओ, दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? बिल्कुल सही बता रहे हो, नोट कर लो भैया एक बार सभी। ठीक है, जल्दी से बताओ भैया। ये आपको सभी को क्लियर हो गई हद तक की चीजें? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं। इधरली साइड में हमारा अल्फा था, और इधरली साइड में हमारा बीटा था, और इधरली साइड में हमारा गामा था। अब आपको याद रहेगा हर बार। ठीक है, अगर मैं आपसे कहने लगूं तो भैया इनकी नेचर कैसी होती है, ये किस प्रकृति प्रकृति के होते हैं, तो इस चीज को भी देख लेता हूँ। अल्फा को यदि आप देखना चाहोगे तो ये एक हीलियम परमाणु ही होता है, 2He4। ठीक है भैया, लाइक एज हीलियम, हीलियम एटम। ठीक है भैया, और इसे बीटा को बोला जाता है फास्ट फास्ट इलेक्ट्रॉन, फास्ट इलेक्ट्रॉन बोला जाता है भैया। और इसे बोला जाता है गामा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्योंकि गामा में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में होती है, या फिर इसे आप फोटोन भी कह सकते हो। ये इसकी नेचर होती है भैया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं भैया, अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं, ये सारी चीजें तो हम ऐसे भी मतलब इनके नॉर्मल वे में भी देख लेंगे। ठीक है, कुछ नॉर्मल वे में भी देख लेंगे। अगर मैं आपको इनके चार्ज के बारे में बताऊं, आवेश के बारे में बताऊं, तो आप कहोगे इसका इस पे जो चार्ज होगा, इस पे अल्फा वाले पे, तो इस पर है होगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है +3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है भैया, और इस पे जो चार्ज रहने वाला है वो -E, या फिर -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है भैया, अगर इस पे आपसे कोई पूछने लगा तो इस पे कैसा चार्ज होता है? 0। कैसे चार्ज होता है भैया इस पे? 0। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहने लगूं, अब थोड़ा मेरी बात पे ध्यान देना भैया, थोड़ा मेरी बात पे ध्यान देना। अब मैं आपको कुछ नंबरिंग बताऊंगा, जो पहले नंबर पर होगा, वैसे तो मैं आपको इनका पूरा वो मास वगैरह सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन यदि अब मैं जो चीज आपको बताऊंगा जो पहले नंबर पर होगा, जिसका ज्यादा होगा उसे पहला नंबर दूंगा, और जो दूसरे नंबर पर होगा उसे दूसरा नंबर, जो तीसरे नंबर पर होगा उसे तीसरा नंबर। कुछ इस प्रकार से अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भैया इनका मास कैसा होता है, द्रव्यमान कैसा होता है, तो इनमें से सबसे ज्यादा भारी कौन सा होता है,
तो आप कहोगे सबसे ज्यादा भारी होता है इसमें अल्फा। क्या होता है भैया, सबसे ज्यादा भारी कौन सा होता है, अल्फा, तो इसे पहला नंबर दे दूं। ठीक है भैया। दूसरे नंबर पर भारी कौन होता है, आप कहोगे बीटा, इसे दूसरा नंबर दे दूं, और इसे तीसरा नंबर दे दूं। सबसे हल्का कौन सा होता है भैया, गामा। तो हम इस बात को ऐसा भी तो लिख सकते हैं भैया कि गामा, ठीक है, या ऐसे कह दो अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। एक बार सभी नोट कर लो भैया यहां तक का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वैसे अगर आपसे कोई पूछने लगा है कि भैया होता कितना है, तो वो अगले वाले उसमें फॉन्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके मास के बारे में बातचीत करने लगूं, अल्फा बीटा, ये यहाँ तक का नोट कर लिया सभी ने, एक बार नोटेड लिख दो भैया, जल्दी से एक बार सभी नोटेड लिख दो। ठीक है, अब देखो इसके मास होता वैसे कितना है। अगर मैं आपसे कह लगूं कि अल्फा बीटा गामा, चलो एक बार दोबारा से ले लेता हूं, अल्फा बीटा गामा। अगर एक्चुअल में मैं इसके रेस्ट मास की बात करने लगूं, यानी कि विराम द्रव्यमान की बात करने लगूं, तो इसकी वैल्यू होगी 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। और जल्दी से बताना केजी होगा या जीएम होगा, जल्दी से। और 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। ठीक है भैया, 31। और इसका कैसा रहा होगा मास, इसका रहा होगा 0। जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, किलोग्राम होगा या ग्राम होगा, जल्दी बताओ भैया कमेंट करके। तो इसका मास होगा किलोग्राम में। कैसा होगा भैया, किलोग्राम में। कोई दिक्कत समस्या, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है, अब मैं आपको आगे चीजें बताता हूं। अगर मैं आपसे कह लगूं इनमें से सबसे ज्यादा आयोनाइज्ड कौन करेगा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, आयोनाइज बिल्कुल सही बताया बिल्कुल आपने। तो गैस को आयोनाइज्ड कौन करता है, गैस को आयोनाइज्ड सबसे ज्यादा, गैस को कौन आयनीकृत करता है, यानी कि गैसों का आयनीकरण कौन ज्यादा करता है, आयनीकरण ज्यादा कौन करता है। तो जो जितना भारी होगा वो धीरे धीरे जाएगा, इस वजह से सबसे ज्यादा गैस को तोड़ने का काम वो रहेगा जो भारी रहेगा। पहले नंबर पे अल्फा, दूसरे नंबर पे बीटा, ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये। तो आपका कुछ ऑर्डर इस प्रकार से हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना। फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन करेगा, फोटोग्राफिक प्लेट, जो इस पर आप एक्सरा करवाने जाते हो, जो आपको मिलती है फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट को कौन ज्यादा इफेक्टेड करेगा, फोटोग्राफिक प्लेट को कौन ज्यादा इफेक्टेड करेगा। ठीक है, जल्दी से। तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो सबसे ज्यादा तेजी से जाओगा, तो सबसे ज्यादा हल्का होने के कारण ये जाता है, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे इफेक्टेड ये करता है, और तीसरे नंबर पे इफेक्टेड ये वाला करता है अल्फा। ठीक है भैया, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सबसे ज्यादा मोर इफेक्टेड कौन करेगा भैया, सबसे ज्यादा फोटोग्राफिक को मोर इफेक्टेड करेगा इस बार गामा, गामा बीटा और अल्फा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, जल्दी बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे, मैं सारी चीजें कैसे कैसे बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है भाई, चले आगे, यहाँ तक का एक बार सभी नोट कर लो बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, अब इनकी वेलोसिटी की बात कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो अल्फा बीटा गामा की वेलोसिटी देख लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा की वेलोसिटी देख लेते हैं। ठीक है भैया, वेग देख लेते हैं कितना होता है।
वेलोसिटी, यानी कि वेग कितना होता है। तो अगर मैं आपसे कह लगूं बीटा को, तो आप 1% से लेके और 99% वैल्यू यानी कि सी की टर्म्स तक पहुंच सकते हो, यानी कि सी की एक वैल्यू से लेकर और सी की वैल्यू तक 99% तक जा सकते हो। अब 100 होने का मतलब है 3 × 10⁸ वो किसकी होती है, गामा की होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अल्फा की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 1.4 × 10⁻7 से लेके 2.2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड तक होती है। अब आप क्या होगे कि भैया बीटा की वेलोसिटी इस प्रकार से कैसा परसेंटेज में, तो भैया बीटा की वेलोसिटी 1 से 99% के बीच में इस वजह से है क्योंकि आप बीटा में एक फॉर्मूला लगा के इसकी वो घटा बढ़ा सकते हो। कैसे, बीटा में एक फॉर्मूला होता है मास का, m=m0, साइक्लोट्रॉन में भी आप पढ़ के आए होगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से इस v और c की वैल्यू कुछ जितना ज्यादा नजदीक होगी मास उतना ही ज्यादा होगा, मास उतना ही ज्यादा होगा तो मतलब वेलोसिटी कम हो सकती है, और जितना मास कम होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो सकती है। तो आप c की वैल्यू का, यानी कि c की वैल्यू का कितना ले सकते हो, 1% या 99% तक भी जा सकते हो। 100% होते ही वो इसमें आ जाएगा 3 × 10⁸ इस वजह से बीटा की जो वेलोसिटी होती है इतने से इतने परसेंट के बीच में। अगर मैं इसका ऑर्डर की बात कर लगूँ तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस में होती है भैया, आप कहोगे गामा में, उसके बाद किस में होगी, आप कहोगे बीटा में, इसके बाद किस में होगी, आप कहोगे अल्फा में, इसके बाद आप कहोगे अल्फा में। तो आप कहोगे सबसे ज्यादा फास्ट पहले नंबर पे ये वाला हो गया, दूसरे नंबर पे ये वाला हो गया, और तीसरे नंबर पे ये वाला हो गया होगा। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दुख का समस्या ना हुई, एक बार जल्दी से नोट कर लो सभी एक बार, ठीक है। जल्दी से एक बार सभी नोट कर लो भैया। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर लगूं आपसे कि भैया इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी हो सकती है, भेदन क्षमता, कौन सी भेदन क्षमता कितनी हो सकती है। तो पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में बातचीत कर लेते हैं इसकी। पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता कितनी हो सकती है, भेदन क्षमता, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं सबसे ज्यादा भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी, तो आप कहोगे जो सबसे ज्यादा स्पीड से जावे। तो भैया ये कितनी कितनी मोटी एल्युमिनियम की चादरों को क्या कर सकती है, पार कर सकती है, तो वो बताओ। अगर मैं आपसे कह लगूं अल्फा जो पार कर सकती है 0.1 की, जो एल्युमिनियम की सीट को पार करके वापस पार करके निकल सकती है, एल्युमिनियम की शीट को पेनिट्रेट कर सकती है, पार करके निकल सकती है, ठीक है। और इसकी कितनी रहेगी, इसकी 1 mm की एल्युमिनियम शीट को ये क्या कर सकती है, एल्युमिनियम शीट को पार करके जा सकती है। और इसमें बहुत ज्यादा 30 सेंटीमीटर से ज्यादा वाली एल्युमिनियम की शीट को यो पार करके निकल सकती है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी भैया इसमें, जल्दी से बताओ एक बार। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी होगी किसकी, अगर मैं आपसे कह लगूँ सबसे ज्यादा होगी गामा की, इसके बाद किसकी होगी, बीटा की, और इसके बाद किसकी होगी सबसे कम, अल्फा की। कुछ इस प्रकार से इसका ऑर्डर रहा होगा, ठीक है। एक बार सभी नोट कर लो और जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बताया भाई, बिल्कुल सही बताया है। जल्दी से, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत समस्या ना रही होगी, ठीक है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं और आगे चीजों को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया एक बार। ये आपने अल्फा बीटा गामा की कुछ प्रॉपर्टी देख ली थी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई।
ठीक है भाई, जल्दी। अच्छा, एक नोट पॉइंट भी लिख लो आप एक साइड में, कि हम कहीं अगर बीटा बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना पड़ गया तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कहोगे -1 β 0, इस प्रकार से बीटा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भैया, कहीं अगर आपको बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना पड़ गया तो -1 β 0। ठीक है भैया, कुछ इस प्रकार से। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, फिर आगे चलते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ आपको, ठीक है। जल्दी से एक बार सभी नोटेड लिख देंगे भैया। फिर एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ आपको, रेडियो एक्टिव डैके के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में बताता हूँ? रेडियो एक्टिव डैके के बारे में, या डीके कह देते हो आप। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। अब देखते हैं हम रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। इससे बोलते हैं भैया हम रेडियो एक्टिव 6, रेडियो एक्टिव 6। ठीक है भैया, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बताता हूं मैं, उन महत्वपूर्ण चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलियो। अगर मैं आपसे कहता हूं रेडियो एक्टिव डैके 3 तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं भैया? 3 तरीके थे। एक तो होता है अल्फा डीके, एक होता है हमारा बीटा डीके, बीटा डीके, एक होता है हमारा गामा डीके। ठीक है भाई, ये सभी 6 हैं हमारे। इसे बोल सकते हैं हम अल्फा, अल्फा 6। और इसे बोलते हैं हम भाई बीटा 6। और इसे बोलते हैं भैया हम गामा 6, गामा 6। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं, कि भैया जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि पहला अल्फा निकले चाहे पहला बीटा निकले, जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि जहां पे अल्फा निकलेगा उसके बाद बीटा निकलेगा, या फिर अगर पहला बीटा निकल गया तो उसके बाद अल्फा निकलेगा, और गामा तो सबके साथ ही निकलेगा एक चमक के रूप में। तो वे सारी चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, कि भैया अल्फा डीके में और बीटा डीके में और गामा डीके में होता क्या है। तो मैं सबसे पहले इसमें से ले लेता हूं भैया गामा डीके को। किसे ले लेता हूं भैया? गामा डीके में होता क्या है। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या बताने जा रहा हूं मैं आपसे बता रहा हूं, यदि सपोज करो मैंने ले लिया 92 यूरेनियम 238 ले लिया, 92 यूरेनियम 238 ले लिया, और इसमें से अल्फा डैके करा दिया, अल्फा डैके करा दिया, यानी कि अल्फा निकल रहा, अल्फा का 6 करा दिया, अल्फा का 6 करा दिया। तो आप कहोगे इस केस में जो इस वाली टर्म्स को बोलता हूं मैं जेड, और इस वाली टर्म्स को बोलता हूं ए, तो जेड वाली टर्म्स में से तो 2 की कमी हो जाएगी, और ये वाला जो यू है यूरेनियम की जगह पार्टिकल चेंज हो जाएगा, थ्योरियम हो जाएगा, और ऊपर से कितने का चेंज हो जाएगा? 4 का। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें कितने का चेंज आया है? तो आप कह सकते हो कि भैया जब कभी अल्फा डिके कराते हैं, हम क्या कराते हैं? अल्फा डिके कराते हैं, तो जेड में कितने की क्या होता है? 2 पॉइंटों का क्या होता है? 2 यूनिट का डिक्रीमेंट होता है। क्या होता है? डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, ठीक है भाई, डिक्रीमेंट का मतलब 6 होता है, घटना, डिक्रीमेंट का घटना कम होती है 2 यूनिट। और ए में से कितनी यूनिट कम होती है? आप कहोगे 4 यूनिट कम होती है। 4 यूनिट कैसी होती है भैया? डिक्रीमेंट होती है। ठीक है भैया, घटना होता है 4 यूनिट का। तो आप कह सकते हो कि जब एक अल्फा डैके होता है तो भैया एक हीलियम, हीलियम का जो एटम है वो बाहर निकल जाता है, एक हीलियम एटम बाहर निकल जाता है। तो को आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हो, जब अल्फा डैके होता है तो 2 पॉइंटों की कैसी हो जाती है? कमी हो जाती है जेड में से, और 4 पॉइंटों की कमी किस में हो जाती है? ए में से। तो आपको मैं अगर कहूं, और ये जो है हमारा जो पार्टिकल लेकर चले थे, ये कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहां तक आपने नोट कर लिया? जल्दी से बताओ एक बार सभी, एक बार सभी नोट लिख दो, फिर आगे चलता हूं भैया मैं।
ठीक है भैया, एक बार सभी नोट लिख दो, फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक बार सभी नोट लिख दो, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहने लगूं, अगर मैं आपसे कहने लगूं, अभी थोड़ी देर पहले हमारा हुआ था 92 यूरेनियम 238, और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला था बाहर, अल्फा पार्टिकल निकला था, तो इसमें से कितने की कमी आई थी? आप कहोगे इसमें से कमी आई थी मतलब 2 के नीचे से और 4 के ऊपर से, कुछ इस प्रकार से हुआ था। यानी कि आप ऐसे भी तो कह सकते हो, ये कैसा हो गया हमारा पेरेंट्स, पेरेंट्स एटम, और ये कैसा हो गया हमारा डॉटर एटम, डॉटर एटम। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे +2He4। तो इससे हमने क्या सीखा? जब कभी अल्फा, कंक्लूजन क्या मिला हमें यहाँ से? कंक्लूजन मिला, निष्कर्ष मिला भैया, निष्कर्ष मिला कि जब कोई अल्फा पार्टिकल निकलेगा, 1 यूनिट अल्फा निकलेगा, तो जेड में से कितने घटाएंगे आप? 2। और जब कभी, और ए में से कितने घटाएंगे आप? 4। और पीरियोडिक टेबल में एक बात बताओ, जो मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है हमारी, वो किस आधार पर बनी हुई है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी जो बनी हुई है, संशोधित आवर्त सारणी जो बनी हुई है, उसमें कितने पॉइंट पीछे हट जाएगा? जल्दी से बताओ, संशोधित आवर्त सारणी में, सारणी में कितने पॉइंट पीछे हट जाएगा? 2 प्लेस, 2 प्लेस लैग कर जाएगा, 2 प्लेस लैग कर जाएगा। कैसे कर जाएगा? लैग्स, लैग्स कर जाएगा, पीछे हट जाएगा, 2 स्थान पीछे हट जाएगा, पीछे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया 2 स्थान? ये आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से ही पूछा जाता है। 2 स्थान इस वजह से पीछे हट जाता है क्योंकि देखो भाई, 2 स्थान मान लो पीछे इस वजह से क्योंकि जेड कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है वो किस आधार पर बनाई हुई है? जेड के तो आधार पर बनाई हुई है कि अगर जेड बढ़ता हुआ क्रम है तो उनका ऑर्डर इस प्रकार से है, अगर बढ़ेगा तो आगे चलेगा और घटेगा तो पीछे आएगा। तो आप सभी को ये अल्फा पार्टिकल का केस समझ में आ गया होगा कि अल्फा में क्या करते हैं, जेड में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ए में से 4। और जो हमारा एटम है, जो हमारा एटम लेके चले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 2 प्लेस कैसे हो जाएगा? लैग्स हो जाएगा, 2 स्थान पीछे हट जाएगा। जल्दी से बताओ, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ, यहाँ तक का समझ में आ गया सभी को? ठीक है भैया, अब हम देखते हैं एक बार अच्छे तरीके से, अब देखते हैं बीटा डीके को, यानी कि बीटा 6 को। ठीक है भैया, किसे देखते हैं? बीटा के 6 को। एक बार ध्यानपूर्वक देखियो भैया, अगर मैं 90 थोरियम 234 लेके चला, ठीक है भैया, और इसमें से मैंने किसका? बीटा का डेके करा दिया, बीटा का 6 करा दिया, बीटा का क्या करा दिया? 6 करा दिया। तो इसमें क्या होगा? निचले वाले में तो 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा PO, और ये बन जाएगा ऊपर नो चेंज। तो इसे बोलते हैं प्रोटैक्नियम, प्रोटैक्नियम। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा भाई इसे, ठीक है, एक बार मैं चेक करना चाहूंगा। प्रोटैक्नियम, PA होता है भैया यो, प्रोटैक्नियम, ठीक है, प्रोटैक्नियम, ठीक है भैया। और ये तो आपको पता लग गया होगा। तो इसमें हमने करा क्या है चेंज? आप क्या होगे, हमने इसमें किसका चेंज करा? तो आप क्या होगे, इसे कुछ इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं कुछ इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकता हूं, -1 अगर घटा दो जब तो पूरा बनेगा यो, और यहाँ पे बीटा और ऊपर 0। जब कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो यहाँ एक नियोन्स भी लगाते हैं इस प्रकार से,
क्या लगाते हैं बीटा के केस में, नियॉन्स लगाते हैं। जहां मतलब इस वाले, भाई एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या कभी ऐसा बहुत कम रिएक्शन रही होगी कि जो यहाँ जेड की टर्म्स को यहाँ बढ़ा कर देता है? भाई कभी ऐसा देखा होगा आपने, जितना जेड इधर होता है उतना ही जेड इधर होता है। लेकिन बीटा डीके में क्या होता है, 90 अगर इधर है तो एक बढ़ का मिला, तो अब इसे बैलेंस भी तो करनी है। तो इस बैलेंस करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे -1 करता हूँ तो 90 बन जाओगा। ठीक है, और बीटा ऊपर नो चेंज। और जब कभी बीटा आता है ना यो, तो यो क्या होता है, यहाँ पे न्यूनस आता है एक। ठीक है भैया, क्या आता है यो, न्यूनस आता है। इसे एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का मतलब है यो बार लग रहा है ना, तो एंटी, और इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। ठीक है भैया, एंटी न्यूट्रिनो। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया बीटा डीके में एक केस होता है, बीटा डीके में क्या कंक्लूजन मिला हमें, क्या कंक्लूजन मिला बीटा डीके में, कि भैया बीटा डीके में जेड में से तो नो चेंज, जेड में वो सॉरी जेड में तो एक का इंक्रीमेंट, जेड में एक बढ़ा दियो, और ए में नो चेंज, ए में क्या कितने का चेंज, नो चेंज। ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो एटम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसा हो जाएगा भैया, एक आगे बढ़ जाएगा, टुवार्ड्स हो जाओगा, एक प्लेस टुवार्ड हो जाओगा, आगे एक स्थान आगे हो जाएगा, एक स्थान आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, बिल्कुल सही बताया, एक स्टेप फॉरवर्ड, बिल्कुल बढ़िया एकदम, एक स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही बताया भैया। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? ठीक है भैया, अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बताता हूँ, उन महत्वपूर्ण चीजों से फिर करते हैं हम। ठीक है भैया, उन महत्वपूर्ण चीजों से कुछ चीजें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, कुछ चीजें आगे बढ़ाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ न्यूमेरिकल टाइप के हैं भाई कुछ क्वेश्चन। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आगे, या फिर एक साथ देख लेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बाद में चलो, अगर मैं नॉर्मली एक आधा क्वेश्चन देख लूं ऐसी एग्जाम्पल वे में, एग्जाम्पल क्वेश्चंस। चलो कुछ शॉर्टकट में क्वेश्चनों के पे बात करते हैं। अगर सपोज करो मैंने आपसे कहा, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं भैया आपको, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, चलो एक ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अगर मैंने कहा किसी भी चीज में 90 TH 234 था, ठीक है भैया, 234 था, यदि मैं इसमें से 4 अल्फा निकाल दूं, 4 अल्फा निकाल दूं,
तो जल्दी से बताओ ए और जेड की संख्या, ए और जेड की संख्या क्या बनेगी? जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है भैया, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया क्या रहेगी। सभी को कमेंट करना जरूरी है। जल्दी बताओ भैया। सभी को कमेंट करना जरूरी है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। हाँ भाई जल्दी से बताओ, कितने ए, कितनी ए बना और कितना जेड बना? जल्दी बताओ भैया। ठीक है, देखता हूं मैं एक बार। 4 अल्फा, चलो पहले नॉर्मली देखते हैं। 19TH 234, पहले एक अल्फा निकालना, तो आपने देखा ये क्या बन गया होगा? एक अल्फा निकालने पे कितने का, कितने की कमी हुई होगी? जल्दी से बताओ, कितने की कमी बताई थी भैया मैंने? जल्दी से एक बार देख लेते हैं कितने की कमी बताई थी भैया मैंने। एक अल्फा निकलने पे कितने की कमी बताई थी? जल्दी से देखो। एक अल्फा पे नीचे से 2 के, ऊपर से कितने की बताई थी? 4 की। ठीक है भैया, तो जल्दी से देखेंगे। एक अल्फा निकलने पे नीचे से क्या बन गया? मान लो 88 बन गए हो, और इसे नॉर्मली एक्स मान के चलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर से 230 बन गया। ठीक है, एक अल्फा। फिर एक और अल्फा निकालना, एक अल्फा निकाल दिया और एक और अल्फा निकालना, आप देखोगे 86 बना होगा। मान लो एक्स एक्स डैश या कुछ भी कैसे भी कह दो, तो 226 बना होगा। इसी प्रकार से एक और अल्फा निकाल दो यहाँ से, आप क्या होगे? 84 बन गया होगा। और एक्स ही मान लो यहाँ से क्या पाल, मान लो इसे एक्स डैश मान लिया, इसे एक्स डबल डैश मान लिया, ये क्या बन गया होगा? 222 बन गया होगा। ठीक है भैया, और एक और निकाल दो अल्फा, एक और अल्फा, तो आप क्या होगा? यहाँ पे 82 बन गया होगा। और एक्स ट्रिपल डैश मान लो चेंज, और यहाँ पे कितना बन गया? 218 बन गया होगा। तो जल्दी से बताओ, ये तो जेड की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी? 218। बिल्कुल सही बताया भैया, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल बढ़िया एकदम, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो क्या बताया? एल कितने क्या बना? जेड की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 82। और ए की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से? 218। तो जल्दी से एक बार सभी बता दो, क्या इस प्रकार से आप कर ल करोगे? जल्दी बताओ भैया, क्या आप इस प्रकार से कर ल करोगे? चलो और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे बात करते हैं अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब, एकदम शानदार। ठीक है, चलो ये तो नॉर्मली हो गया। पर अब कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से पहले हम एक बार गामा डी के और देख लेते हैं भैया। क्या देख लेते हैं? एक बार गामा डी के और देख लेते हैं, गामा में क्या होता है, गामा 6 में। तो अगर मैं आपसे कह लगूं, मान लो सपोज डेट आप 92 यूरेनियम 238 लेकर चले, और आपने क्या करा दिया? गामा डीके करा दिया, तो आपको नो चेंज मिलेगा। कैसा मिलेगा? नो चेंज। ना तो मतलब आपको इसमें चेंज मिला है, ना ही ऐसा, और ऐसा का ऐसे ही बना रहेगा यो। तो गामा डीके में क्या होता है? गामा डीके में क्या होता है भैया? आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा? जेड में, जेड ऐसा कैसी, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है भैया,
और ऐसे ही यहाँ पे ए में क्या मिलेगा, ए में भी नो चेंज। और क्या एलिमेंट भी बदलेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये तो इसमें एटम भी नो चेंज, एटम में भी नो चेंज। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में स्टेबल बना रहा होगा अपने स्थान पर गामा डेके के केस में। ठीक है, आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं मैं आपको। अगर चलो एक टर्म्स बताता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, बाय द वे मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन कहा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है यहां से। ठीक है, क्वेश्चन है द डेके थ्योरम डेके सीरीज बिगिन विद, कितने से स्टार्ट हो रही है यो, 90 TH थ्योरम 232 से। ठीक है भैया, इतने से स्टार्ट हो रही है। एंड एंड कितने पे हो रहा है इस सीरीज का, एंड एंड्स विद 82 PB 208, 82 PB 208। हाउ मैनी अल्फा पार्टिकल, अल्फा एंड हाउ मैनी बीटा decay occur in this series ठीक है भैया, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। एक थ्योरम डेके होता है और कितने से स्टार्ट होता है, इतने से स्टार्ट होता है, और एंड कितने पर होता है, इतने पर होता है। ठीक है, एंड कितने पर होता है भैया, इतने पर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इस बीच में कितने अल्फा और कितने बीटा निकले। मैं आपसे कह रहा हूं कि 19 TH 232 इस प्रकार से। ठीक है भैया, इस प्रकार से स्टार्ट होती है कोई सीरीज और कहां पे खत्म होती है, 82 PB 208 पे खत्म होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस बीच में कितने अल्फा और कितने बीटा निकले, कितने अल्फा और कितने बीटा निकले। तो इस केस में आप क्या होगे, वो ये भाई एक बात बताओ, हमें ये नहीं पता कि अल्फा से स्टार्ट करनी है या बीटा से स्टार्ट करनी है, तो आप फंस जाओगे इस केस में। तो जब आपको ये पता नहीं रहा है कि अल्फा से स्टार्ट करनी है या बीटा से स्टार्ट करनी है, तो आपको उस केस में करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। उस केस में आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्फा पार्टिकल निकालना है। तो अल्फा पार्टिकल कितने निकलेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। तो अल्फा पार्टिकल के लिए भैया एक फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रख लियो। क्या फॉर्मूला है, ध्यान से समझियो। अल्फा पार्टिकल निकालने का यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। क्या फॉर्मूला है, ज्यादातर याद रखियो। अल्फा पार्टिकल निकालते वक्त सबसे ज्यादा ऊपर की प्रॉपर्टी पे चले जाना। ऊपर कितने कम हुए थे, 4 कम हुए थे। तो आप कहोगे कि A1 में से A2 सब्ट्रैक्ट करके किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से। तो हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, अल्फा पार्टिकल। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे बीटा पार्टिकल के लिए देखना है, तो बीटा पार्टिकल पहले आप आराम से अल्फा पार्टिकल निकालना, उसके बाद बीटा पार्टिकल पे आप पहुंच जाना। तो बीटा पार्टिकल आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 2 अल्फा माइनस Z1 माइनस के Z2, इतना कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा ये फॉर्मूला। अब एक बार जल्द से जल्द आप निकाल कर दिखा दो आंसर क्या बना, जल्दी से बताओ आंसर क्या बना, फिर आपका आंसर मैच करता हूं भैया एक बार। चलो देखते हैं आंसर क्या किसका कितना कितना आया एक बार। चलो पहले अगर मैं आपसे कह लगूं अल्फा पार्टिकल निकाल लूं, इस वाले में अल्फा पार्टिकल निकाल लूं। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे A1 की वैल्यू ये रही मेरे पास, A1 की वैल्यू ये रही और A2 की वैल्यू ये रही। कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप कहोगे कि भैया इसमें साफ साफ 24 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, 24 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भैया,
यानी कि 232 में से किसे सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा, 208 को डिवाइड कर दिया होगा 4 से, तो आपको डिफरेंस आ गया होगा 24 का। और 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितने पार्टिकल आ गए, 6 अल्फा पार्टिकल आ गए, 6 अल्फा पार्टिकल आ गए। अब हम देखेंगे कि कितने बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल निकालने का भी तो एक फॉर्मूला बताया भैया मैंने आपको, बीटा पार्टिकल निकालने का एक फॉर्मूला बताया है। पहले आप अल्फा की काउंटिंग कर लो, तो 2 गुना कर दो, तो 2 गुना अल्फा की वैल्यू कितनी आई है भैया 6, माइनस के Z1 में से कितना Z2 घटा, तो आप क्या होगे 90 में से 80, 90 में से 82 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप क्या होगे 12 में से यहाँ से कितने जाएंगे, आप क्या होगे 8 बचे होंगे यहाँ पे आपके। ठीक है भैया, और यहाँ से कितना आंसर आ गया होगा 4 बीटा, 4 बीटा पार्टिकल। तो जल्दी से बताओ क्या सभी का ये आंसर सही आ गया, क्या सभी का 4 और 6 और 4 आ गया, जल्दी से बताओ भैया। 4 बीटा है, ठीक है, 6 अल्फा है, क्या ये आंसर आया? मैं एक बार सभी के आंसर चेक करता हूं भैया, क्या आंसर रहा आपका। ठीक है, ये आंसर आ गया सभी का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये आंसर आ गया है तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। चलो भाई, एक क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण सा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है भैया, क्वेश्चन है हमारा 92 यूरेनियम से स्टार्ट करी कोई भी चीज हमने, 92 यूरेनियम 235 से स्टार्ट करी और कितने पे गई, 82 पीबी 207 तक गई, तो कितने अल्फा और कितने बीटा निकले, कितने अल्फा और कितने बीटा निकले, जल्दी से आंसर देंगे भाई। जल्दी से बताओ भाई, कितने आंसर, क्या आंसर आया। आंसर आने स्टार्ट हो गया भैया, आंसर आने स्टार्ट हो गया, जल्दी से बताओ आंसर सभी, जितने भी जुड़े हुए हो सभी आंसर बताओ भैया, क्या रहे आंसर, चेक करते हैं भैया। तो अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा पार्टिकल निकाल लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, आप कह दो A1 माइनस A2/4 कर दो। ठीक है भैया, A1 माइनस A2/4 कर दो। A1 क्या है यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा 235, A2 क्या है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा 207, और यहाँ पे कितना 4 कर दो, आप कहोगे 28 आया होगा, और 4 से डिवाइड करने के बाद 7 अल्फा आ गए होंगे। जल्दी से बताओ 7 अल्फा आ गया, तो बीटा पार्टिकल और देखने हैं मुझे, तो बीटा पार्टिकल और आसान पढ़ते हैं कैसे, 2 अल्फा माइनस Z1 माइनस Z2, क्या करते हैं Z1 माइनस के Z2, तो कुछ इस प्रकार से, तो 2 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 7 माइनस Z1 माइनस Z2, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो 92 में से,
क्या जाएगा 82, तो 10 बचेंगे, और 14 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 4। ठीक है, तो इसमें 7 तो हो गया अल्फा, और 4 अगर बीटा निकाल दोगे तो आप क्या पाओगे, यो कंडीशन पा जाओगे। ठीक है भाई, जल्दी से अब एक कुछ क्वेश्चन और करके दिखाओ भैया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं और आपको बताना है इसका क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है भैया, क्या आंसर रहने वाला है, आप सभी ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। जल्दी से एक बार बताएंगे क्या आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भैया, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू तो दे रखी है 232, 232, और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 90। ठीक है भैया, इसमें से जब इस वाले उसमें से पहले तो हमने कितने निकाल लिए, 2 बीटा निकाल लिए। क्या निकाल लिए, 2 बीटा डेका कर दिया, 2 बीटा निकाल दिए। ठीक है, और 2 बीटा करने पे अब मान लो ये यहाँ से स्टार्ट करा हमने, चलो मैं ऐसा कह देता हूँ, एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, 90 थ्योरियम से स्टार्ट करा मैंने 232 से, और इसमें एंड करा मैंने कितने पे, एंड करा मैंने 82 पीबी, 82 पीबी 201 पे एंड करा। ठीक है भैया, और इसमें से मैंने 2 तो बीटा निकाल लिए, तो आपको बताना कितने अल्फा निकला जो ये वाली कंडीशन बन जा। जल्दी से बताओ कितने अल्फा निकला है जो ये वाली कंडीशन बन जा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से बताओ भैया कमेंट करके। क्या निकालना आपको, अल्फा निकालना है। ठीक है, आंसर आया कुछ स्टूडेंटों का 5, कुछ स्टूडेंटों का 5 आंसर आया भैया। चलो एक बार चेकआउट करके देखते हैं भैया, एक बार चेकआउट करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या टर्म्स बननी है भैया। ठीक है, चेकआउट करके देखते हैं। अगर मैंने आपसे कहा भैया यहाँ से 92 वो 90 टी एच 232 में से कितने निकल गए, आप कहोगे पहला 2 बीटा निकल लिए। 2 बीटा निकलने पे हमारी टर्म्स क्या बनेगी, आप कहोगे यहाँ 92 बन जाएगा, 92 बन जाएगा। ठीक है भाई, 92 यूरेनियम 232 बन जाएगा। अब 92 यूरेनियम से हमें किस पे पहुंचना है, आप कहोगे 82 पीबी 212 पे पहुंचना, तो इस बीच में कितने अल्फा निकालने पड़ेंगे। तो अल्फा अल्फा निकाल कर चेक करने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, अल्फा का फॉर्मूला, आप कहोगे A1 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर दो और 4 से डिवाइड कर दो तो अल्फा आ जाता है। तो आप कहोगे भाई नीचे, एक सेकंड एक सेकंड भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत ना भाई, अल्फा का नीचे से तो कोई मतलब ही ना है, कहाँ से मतलब है, ऊपर से मतलब है। तो 232 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, 212 सब्ट्रैक्ट कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, तो आप क्या होगा 20/4 इजिकल टू कितना आ गया होगा 5। तो यही इसका आंसर बन गया होगा भैया। ठीक है, क्या बन गया होगा, यही इसका आंसर बन गया होगा। एक बार जल्दी से बताओ यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होगी भैया, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अब आप अच्छे तरीके से अल्फा बीटा का केस सब कुछ समझ गए होगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। एक बार सभी नोटेड कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। एक बार जल्दी से थंब करके बताएंगे। कुछ एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है, मैंने अगर कहा ए की वैल्यू दे रखी है उसने 238 और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 92। ठीक है, और वो कह रहा 6 बीटा निकल गए, 6 बीटा निकल गए, 6 बीटा का डिके हो गया। ठीक है, तो कितने अल्फा निकलने चाहिए, कितने अल्फा निकलने चाहिए जो ये बन जावे,
तो इसे आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि भैया 92 यूरेनियम 238 था, ठीक है भैया, इतना था। उसमें से मैंने 6 बीटा तो निकाल दिए, कितने अल्फा और निकाल लो जो मेरे लास्ट टर्म्स क्या बन जाए, मेरी लास्ट टर्म्स बन जाए इसमें 82 पीबी 206 बन जाए, 206 बन जाए। जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भैया आंसर क्या बनेगा इसका। आंसर आ जाने चाहिए तड़फड़, चेक करके देखेंगे फिर हम, ठीक है। कि 6 बीटा तो निकाल दिए, अब कितने अल्फा और निकालना है जो ये टर्म्स बन जाए। भाई 92 यूरेनियम 238 से स्टार्ट करा, क्वेश्चन में वो इस प्रकार से भी दे सकता है। जल्दी बताओ भैया आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, चेक करते हैं भैया एक बार, चेक करते हैं। अगर मैंने 92 यूरेनियम 238 से स्टार्ट करा और इसमें से 6 बीटा निकाल दिए, तो आप कहोगे बीटा तो बढ़ाने का ही काम करता है। मान लो सपोज करो 6 बीटा ने बढ़ाने का काम कर दिया 6 नंबर का, और मान लो यहाँ x हो गया 238x हो गया, और अभी हमें कितनी टर्म्स चाहिए, 82 पीबी 206 चाहिए। तो हमें अल्फा निकालने का तो सबसे आसान फॉर्मूला भैया इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना। तो 238 में से किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 206 को, और किससे डिवाइड करोगे, 4 से। आप क्या हो गए यहाँ पे, ये टर्म्स आगे हो गए 32, और कितनी टर्म्स आगे हो गए 8 अल्फा। क्या आपका 8 अल्फा आंसर आ गया, जल्दी से बताओ, ठीक है। 8 अल्फा आंसर आ गया सभी का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो गया होगा इसका आप सभी का, 8 अल्फा, ठीक है। अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझो भैया, ठीक है। चले भैया आगे, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत गजब शानदार सा एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा। अगर क्वेश्चन देखते हैं बहुत गजब सा, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 92 यूरेनियम 238 से स्टार्ट करा और कहाँ तक गए, हम गए 92 यूरेनियम 234 तक गए। तो इस बीच भैया कितने अल्फा पार्टिकल निकले, कितने अल्फा पार्टिकल निकले और कितने बीटा पार्टिकल निकले, कितने अल्फा पार्टिकल निकले और कितने बीटा पार्टिकल निकले इस बीच में, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए भैया। और काफी क्वेश्चन हो गए, आप सभी आंसर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। एक अल्फा जीरो बीटा, एक अल्फा जीरो बीटा, जीरो बीटा कैसा आ रहा है, अभी गड़बड़ है मामला, कंसेप्ट अभी समझे नहीं हो, ठीक है। कंसेप्ट अभी समझे नहीं हो अच्छे से। अगर जीरो आंसर देखते हैं चेक करके क्या बनेगा। अगर मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे अल्फा पार्टिकल का केस देखना है, तो अल्फा पार्टिकल के केस में क्या करता हूँ भैया, मैं A1 माइनस A2/4 करता हूँ। आप क्या हो गए, A1 तो इसमें 234 8 है, A2 कितना 234 है, और बाई 4 करा तो आप क्या हो गए 4/4 है, आंसर कितना आया 1 अल्फा। अब लेकिन यदि हमें बीटा के लिए जाना हो, तो बीटा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, आप कहोगे बीटा पार्टिकल के लिए 2 अल्फा माइनस Z1 माइनस के Z2। तो आप कहोगे 2 और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, और Z1 में से Z2 कितने का चेंज हुआ है 92 में से 92 का चेंज हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0, 2 माइनस 0, तो भैया 2 तो आएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई कुल मिला के, अल्फा तो 1 डैके होगा और बीटा का कितना डैके होगा 2 का, ठीक है। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना, इस तरीके के न्यूमेरिकल आप अच्छे तरीके से कर लोगे भैया, ठीक है। जल्दी से बताओ, इस तरीके के न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया, गजब शानदार एकदम, गजब।
ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ नोट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। कुछ नोट पॉइंट बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और ध्यान देना भाई तुम्हें, और आंसर भी बताने हैं, ठीक है, साथ साथ। ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ भैया आपको। ठीक है भैया, कुछ नोट पॉइंट डिस्कस कर लो। कुछ नोट पॉइंट है, बहुत गजब है ये कुछ नोट पॉइंट है। ठीक है भैया, अगर कोई आपसे ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की पूछा तो आंसर बताओ। तो आपको बताना है पी क्यू, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, और इसका मतलब है बैकुरल। ठीक है, क्या है इसका, ऐसा यूनिट क्या होती है, बैकुरल। ठीक है, याद रखनी है भैया आपको, बिल्कुल सही बताइए भैया। ठीक है, बिल्कुल सही बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपसे कोई पूछने लगे, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि अल्फा, बीटा और गामा में से कौन सा पार्टिकल नहीं है, कौन सा पार्टिकल नहीं है, विच नो पार्टिकल, जल्दी से बताओ कौन सा पार्टिकल नहीं है। तो देखो, अल्फा को मैं पार्टिकल कह सकता हूँ, अल्फा पार्टिकल बोल सकता हूँ, ये इसे मैं पार्टिकल बोल सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, कभी गामा पार्टिकल बोला आपने तो आपने हमेशा गामा रे बोला होगा। ठीक है, तो आपको बताना है गामा इज नॉट पार्टिकल, यानी कि गामा कैसा है, कण नहीं है, गामा कण नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है अब तक की। नोट कर लो, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। एक बार यहाँ तक का नोट कर लो भैया सभी। ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने। तो कुछ पॉइंट और नोट कर लो बहुत बढ़िया तरीके से। अगर मैं आपसे कह लगूं द नेचुरल द नेचुरल यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यूनिट फॉर एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी, यानी कि सक्रियता का प्राकृतिक मात्रक, सक्रियता का प्राकृतिक प्राकृतिक मात्रक मात्रक इज डिस इंटीग्रेशन अपॉन सेकंड, यानी कि विघटन बटे सेकंड होता है। क्या रहा होगा भैया, विघटन अपॉन सेकंड होता है। ठीक है, नोट कर लियो भैया, और नोटेड लिख देना यहाँ पे सभी एक बार। और अगर कोई आपसे पूछने लगा डिस इंटीग्रेशन अपॉन सेकंड को क्या बोला जाता है, तो भैया बैकोरल बोला जाता है। एक बार नोट कर लो यहाँ तक का, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, नोटेड कर दो भाई, एक बार सभी नोटेड लिख दो।
एक बार सभी नोटेड लिख दो भैया, फिर आगे चलते हैं। देखो भैया आगे, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि एक बैकुरल एक बी क्यू, एक बैकुरल किसके इक्वल होता है, तो आपको बताना है एक दिस इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन अपॉन सेकंड के होता है, यानी कि विघटन अपॉन, विघटन अपॉन सेकंड के होता है। अगर परंपरागत तौर पे ऐसा ही, कन्वेंस तौर पे, परंपरागत बोलते हैं, कन्वेंस के तौर पे, परंपरागत, परंपरागत, ठीक है। एसआई यूनिट आपसे पूछने लगा, एसआई या परंपरागत ऐसा बोल लो, कन्वेंस के परंपरागत यूनिट पूछने लगा, तो आप कहीं कहीं क्यूरी भी यूज कर सकते हो, क्यूरी, क्यूरी, कन्वेंस मात्रक, परंपरागत मात्रक के तौर पर जब आपसे कोई कह लगा परंपरागत मात्रक बताओ, तो आपको बताना है एक क्यूरी जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, आपको बताना 3.7 मल्टीप्लाई 10⁸ दिस इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन अपॉन सेकंड, ठीक है भैया, दिस इंटीग्रेशन अपॉन सेकंड, ठीक है। अगर आपको कभी भी ये सारी चीजें ना मिले तो अनदर यूनिट ऑफ एक्टिविटी रदरफोर्ड भी होती है, अनदर यूनिट ऑफ एक्टिविटी, सक्रियता का अन्य मात्रक रदरफोर्ड भी मिल सकता है आपको। जब कभी किस्मत खराब होवे या बिल्कुल किस्मत जगी रहे तो ऐसे ऐसे मात्रक भी मिल जाते हैं, सक्रियता का, सक्रियता का अन्य मात्रक क्या भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है। रदरफोर्ड ने भी बहुत झक मारी थी रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है, रदरफोर्ड ने भी हर जगह बहुत मेहनत करी है भैया। जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे और नोट लिख देंगे। और एक रदरफोर्ड किसके इक्वल भी होता है ये भी आप नोट कर सकते हैं, एक रदरफोर्ड, तो एक रदरफोर्ड, एक रदरफोर्ड जो होता है 10⁶ दिस इंटीग्रेशन अपॉन सेकंड, दिस इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन अपॉन सेकंड, ये भी ठीक है, नोट कर लो भाई। और जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी है भैया। कल जो हम इसका नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का सेकंड पार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ उसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे होंगे और कल उसकी कुछ और प्रॉब्लम को देख रहे होंगे भैया, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप तैयार कर लेना, इसकी सारी चीजें अच्छे से एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है भैया। कोई दिक्कत समस्या आए तो जरूर कमेंट करना और बताना कहाँ कहाँ आपको दिक्कत समस्या आई है, और आपको किस पर अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी एक बार थंब कर दो भैया, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सभी को।